अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने रात गए अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों पर हमला किया और इसके नतीजे में मुतअद्दिद दहशत गर्दों को वास्ते जहन्नुम किया। अफगानिस्तान उसके ऊपर दूसरा मौक़िफ़ दे रहा है, लेकिन इस सारी जो सिचुएशन है उसके बाद क्या पाकिस्तान में कुछ अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी होगी? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमलों का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशन भी कर रही हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ भी बरसरे पैकार हैं। तो ऐसे में तीरा में एक वाक़या पेश आया है जिसमें इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कुछ आम शहरियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तो कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सुहेल आफरीदी ने ज़रूर एक ट्वीट किया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि जो जहाज़ वाला मामला है वो अभी तक गले पड़ा हुआ है, मामला थम नहीं रहा। और फिर कुछ मज़ीद बात करेंगे दीगर जो पॉलिटिकल ख़बरें उसके हवाले से भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो कितनी तशवीशनाक हो चुकी है। कल रात गए पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक की गई है। और ये एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने पक्तिका में नंगरहार में की है। बताया ये जा रहा है कि दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान का क्लेम ये है कि कामयाबी के साथ मुख्तलिफ दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया है। इस वाक़े के बाद अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी जो ये स्ट्राइक्स थी उनको कंफर्म किया और कहा कि ये स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर आके की हैं, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली इन स्ट्राइक्स में आम शहरी जाँ बहक हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक ज़ाहिर है, यानी उसको इन्होंने कंडेम किया कि जी हमारे तो आम शहरी इसमें जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने की जो खबर है वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये तो हमने पहले भी देखा है, पाकिस्तान ने जब पहले भी एयर स्ट्राइक की तो यही जवाब जो है वो उनकी तरफ से उस वक्त भी आया गया और ये कहा गया कि जनाब हमारे आम शहरी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं इसके नतीजे में। लेकिन सवाल ये है, मेरे ख्याल से अगर मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो निशाना बना रहे हैं, दहशत गर्दों को ही बनाया होगा। लेकिन फिर भी एक दो सवाल फिर भी जहन में आते हैं। वो पहली बात ये है कि क्या इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि इससे कोई सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी? क्योंकि अभी आपने एयर स्ट्राइक किए हैं, अब वो बदला लेने के लिए कोई अंदर पाकिस्तान के कार्रवाई करेंगे, फिर आप स्ट्राइक करेंगे, फिर आप उनको मारेंगे, वो आपको मारेंगे। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा और कैसे इसको रोका जाएगा? बदला उधर से भी लिया जाएगा, इधर से भी लिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान को इसमें कोई बदला नहीं लेना चाहिए या इस सिलसिले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहता है और फिर बहुत से लोग ये सवाल उठाते भी हैं कि अगर यही इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पे भी लगाता है और वो कहता है कि जी आप जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जी आपके अंदर जो हैं घर के वो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, मरकज़ हैं, तो क्या फिर हम इस बात के लिए इंडिया को भी अलाउ करेंगे कि आप आके हमारे अंदर अटैक करें, या इंडिया पे हम ये कहते हैं कि वो आके इसके ऊपर पीछे सारे दहशतगर्दों के जो हमारे साथ हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान में हो रहा हो, चाहे बाकी जगहों पर हो रहा हो, तो इनको स्पॉन्सर तो इंडिया कर रहा है। तो फिर हम इंडिया के साथ इस मसले को कब और कैसे हल करेंगे? ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल की मुतकाज़ी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया हो या अफ़गानिस्तान, दोनों ही हमारे हमसाया मुल्क हैं और दोनों के हवाले से हमें ये सोचना होगा कि इनके साथ अगर हम एक वक्त में जंग रखेंगे तो हमारे लिए उसमें क्या कोई सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी या ये एक लॉन्ग वॉर में तब्दील होगी, जिसका ज़ाहिर है कि जिसको सस्टेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो यही वो वजह है कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ मुफक्किरीन हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनका ये मानना है, ख़ास तौर पर इमरान खान का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान के साथ बात करके जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। इमरान खान ये बिलीव करते हैं कि जी जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है या वहाँ पर चूँकि हमने उन्हें इतने अरसा होस्ट भी किया है उनके महाजरीन को, वहाँ पर मुस्लिम कंट्री है, पख्तून कल्चर है, वो हमारी बात को सुनेंगे भी और हमारे वो बहुत अरसा असर रसूख के अंदर रहे हैं, तो वो उनके साथ हमारा निगोशिएट करना कंपैरेटिवली आसान है, तो उधर हमें अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए।
تو یہ اب جو ساری سچویشن ہے اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. فی الحال تو جو ریاستی پالیسی ہے وہ ایسی کوئی بات چیت والی تو نظر نہیں آتی. وہ تو بڑا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ جی صرف لڑائی ہوگی اور جہاں پہ بھی موقع ملے گا افغانستان کے اندر گھس کر بھی مارا جائے گا. لیکن سچویشن صرف یہاں پہ رکتی نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مختلف آپریشنز کر رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں خود ان کے بھی بہت سارے جو افسر ہیں سپاہی ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں, جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. ان کے لیے ہمارے دل میں بہت قدر ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی قربانی پہ فخر بھی محسوس کرتا ہے. لیکن آخرکار وہ بھی ماؤں کے ہی بیٹے ہیں تو ان کے لیے بھی دل دکھتا ہے جب ماؤں کے اتنی خوبصورت جوان جو ہیں وہ اس طرح سے شہید ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے مرنے مارنے کا یہ بڑا پریشان کن ہے. لیکن پھر ان کارروائیوں میں یہ بھی اب الزامات لگتے ہیں کہ جی جو عام شہری ہیں وہ بھی جاں بحق ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. آج بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں آلریڈی کئی دفعہ سہیل آفریدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو تیرا میں آپریشن ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے اس دوران کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, عام شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو وہ بار بار آن ریکارڈ اس کو جو ہے کنڈیم بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ قابل قبول نہیں ہے. تو تیرا میں اسی طرح ایک واقعہ ہوا جس میں 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو رہی تھی. ابتدا میں یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے اور بچے بھی اس میں شامل ہیں بائی دا وے شہید ہونے والوں میں. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے سہیل آفریدی نے جو ٹویٹ کیا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وہ کہتے ہیں کہ تیرا میں ایک دفعہ پھر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے, تو گویا وہ یہ کنفرم کریں کہ یہ فائرنگ کا واقعہ تھا, کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا. اب دیکھیے دونوں میں فرق ہے. اگر ڈرون اٹیک ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی صحیح سے پتہ نہ چل سکا ہو اور کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا, لیکن فائرنگ تو باقاعدہ ظاہر ہے آپ آمنے سامنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوفناک الزام ہے کہ جی فائرنگ کے نتیجے میں اگر یہ شہادتیں ہوئی ہیں. بہرحال سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ فورسز کی فائرنگ سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. 6 معصوم شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کی نااہلی ہے. صوبائی حکومت شہداء اور زخمیوں کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے اور اس غم کے وقت ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ان کا جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ٹویٹ آیا. یہ گہن اس بات کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جو پچھلے دنوں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ جی سہیل آفریدی جو ہیں وہ آپریشن کے لیے رضامند بھی ہو گئے ہیں اور وہ اب آپریشن پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کریں گے. اس کے برخلاف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس آپریشن کے حوالے سے ابھی بھی تحفظات رکھتے ہیں اور انہوں نے اوپنلی, یعنی کہ کوئی بند کمروں میں اس کے اوپر کوئی بات کی ہے, بلکہ اوپنلی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہی ہم منع کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کے جو آپریشنز ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتے ہیں, اسی لیے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ جی اب اس وقت کی خوفناک صورتحال ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اب دوسری طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے. اس کے علاوہ جو ریاکشن ہے وہ بہت آ رہا ہے جناب. جو جہاز کی خریداری ہوئی ہے اور کافی دن گزرنے کے بعد بھی معاملہ تھم نہیں رہا ہے. پہلے تو وزراء اس کے اوپر جو ہیں وہ مٹی پاؤ والی پالیسی کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ اون ہی نہ کریں بلکہ اوٹ پٹانگ بیانات دے رہے تھے. عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کہہ دیا یہ پنجاب ایئر کے لیے ہم لے کے آئے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے پھر جب انہیں پتہ لگا کہ اس جھوٹ کو کور نہیں کیا جا رہا تو پھر مان لیا گیا کہ جی بالکل پنجاب حکومت کا جہاز ہے. اور اب متعدد جو ان کے وزراء ہیں اور ایون بیوروکریسی کے بھی کچھ لوگ اس میدان میں آ گئے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو وہ آ کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی لے لیا تو کیا ہو گیا جی, پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے جی, اس کے اتنا بڑا بجٹ ہے, اس کے اتنے بڑے وسائل ہیں, اگر ان میں سے انہوں نے اپنی کوئی مریم نواز نے ذاتی حیثیت میں ذاتی طور پر اپنے لیے تو نہیں لیا, یہ ایک ایسٹ ہے پنجاب حکومت کا ہے نا, وہ گھر لے کے جائیں گی, اگلی جو بھی حکومت بنے گی وہ بھی یہ استعمال کر سکے گی جہاز کو, تو اس میں برائی کیا ہے اگر خرید لیا تو وہ ملک کا ایک ایسٹ ہے. تو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے اب نئی اس کی ڈیفنس لائن جو ہے وہ بنا لی گئی ہے. اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے آج گفتگو کی ہے تو میں نے کہا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ نارملی وہ ایسی بات نہیں کرتے جو انہوں نے اس دفعہ کی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ جناب پہلے آپ نے اس طریقے سے بے رحمانہ طریقے سے وسائل کا استعمال کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو جھوٹ سے کور کرنے کی کوشش کی, لوگوں کے اجتماعی شعور کی انسلٹ کی, اور پھر اس کے بعد جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ڈھٹائی کے ساتھ آ کے ماننا شروع کر دیا کہ ہاں خریدا ہے پھر کر لو جو کرنا ہے. اور اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا لخ دل لعنت ہے پھر تو یہ ویسے ورڈز مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ٹائپ جو شخصیت ہے عام طور پہ استعمال نہیں کرتی, لیکن یہ کہ مطلب
बंदा आजिज़ ही आ जाता है लोगों की हरकतें देख देख के। तो वाक़ई बाज़ औक़ात आप हैरान ही हो जाते हैं कि यार ये किस तरह के, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं, इनको शर्मिंदगी क्यों नहीं होती और ये किस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को आके डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। इस ये हो या कोई और मामलात हों जो नाअहलियाँ हो रही हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं और इसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं, वो बड़ी चहमगोइयाँ भी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो पहले बहुत से ऐसे एंकर्स, जिस पे मैंने भी कुछ दिन पहले बात की थी, कि जो मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत की बड़ी तारीफ़ें करते नज़र आ रहे थे, वो यकमुश्त हमने देखा कि इस मामले को लेकर के काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। और अब इसके ऊपर जो है वो बहुत से लोग जो हैं, आपको पता है हमारे मुल्क में फिर जब इस तरह होने लगता है तो सारे डॉट कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि इन सब को हुआ क्या है, ये अचानक से मरियम नवाज़ के मामलात के ऊपर तनकीद कैसे शुरू हो गई, वरना वो तो एक रेड लाइन बनी हुई थी कि उनको भी जो है वो कोई कुछ नहीं कह सकता था। तो अब ये भी डॉट कनेक्ट किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी कहीं से इशारा हुआ है कि चलो भाई अब इस हुकूमत की जो पोल है वो खोलने शुरू कर दिए जाएँ, इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी जाए। क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 2.5-3 साल के बाद जो एक हुकूमत होती है, उसके ऊपर एक तनकीद का सिलसिला शुरू इस तरह से हो जाता है, जहाँ उन हलकों से हो जाता है जहाँ से पहले नहीं हो रहा होता। तो इसके ऊपर जो है वो बड़ी बात हो रही है। कुछ लोग इसको इससे भी कनेक्ट कर रहे हैं कि जो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनका जो गुस्सा नज़र आ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, कुछ इस पे भी कनेक्ट कर रहे हैं। खैर मुझे इससे ये तो नहीं लगता कि ज़रदारी साहब को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। असल जो तनकीद हो रही है इस वक्त परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो तो या तो नून लीग की पंजाब हुकूमत पे हो रही होगी या वफाक के ऊपर होगी। खैबर पख्तूनख्वा की तो खैर शुरू से ही उन्होंने कभी किसी ने लिहाज ही नहीं किया मीडिया ने। इस पे सुहेल आफरीदी साहब ने कल ये बात की भी कि मैंने जब 4 अरब रुपए तीरा मुतासरीन के लिए रखे तो सब ने इतनी उसके ऊपर गुफ्तगू की, मेरे गले को आ गए। लेकिन अब 10 अरब का जहाज़ आया, उसके ऊपर जो है आप देख लें उस तरह बात नहीं हो रही। लेकिन मैं वैसे इत्तेफाक नहीं करती, बात तो बहुत हुई है और इवन नेशनल मीडिया पे भी बहुत हुई है। और अब तो उसके बाद जो ये फायरवॉल है उसका भी एक तरह से ये स्कैंडल ही सामने आ गया ना, कि अब आपने फायरवॉल को भी डिसफंक्शनल कर दिया है, जबकि आप अंदाज़ा लगाइए कि उस पर भी आपने 40 अरब रुपए जो है वो कौम के ख़जाने से खर्च किए। गोया आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ कल के दिन में अगर हमें 2 खबरें ऐसी मिलती हैं कि 10 अरब का जहाज़ खरीद लिया, 40 अरब की फायरवॉल डिसफंक्शनल कर दी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बैठे बिठाए कौम के 50 अरब रुपए आपने यूं करके फेंक दिए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसे का ज़िया कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर लगाई थी तो लगाई ही क्यों थी, और अगर लगवाई थी तो फिर हटवाई क्यों। और ये सब तमाशे में बीच में आपको पता है कितने लोग पैसे भी बनाते हैं, तो वो अपनी जगह है कहानियां कि कोई इस पर कार्रवाई करे, कोई इस पर पूछगछ करे। तो ये जो है वो इस कौम के साथ एक मजाक जो है वो जारी और सारी है। लास्टली जी मैं बात करूंगी सोहराब बरकत के हवाले से। हमारे नौजवान यंग जर्नलिस्ट हैं और चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको बेल मिली थी उस मुकदमे में जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट की थी। इससे पेशतर कि उन्हें ये बेल मिलती, उनको एक और मुकदमे में जो है वो पहले ही उनकी ज़मानत मनसूख की गई और अब कल की खबर ये है कि उनको एक नए मुकदमे में NCCIA ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, तो पहले ही एक और किसी मुकदमे में उनकी बेल हुई भी थी, तो उसको मनसूख कर दिया गया ताकि उनको जेल के अंदर रखने का जवाज़ रहे। अब चूंकि जिसमें मनसूख की गई है उसमें भी उन्होंने अप्रोच करना था लॉयर ने कि भाई जाके वो ज़मानत बहाल कराएं, लेकिन उससे पहले ही एक और नए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। कोई ट्वीट किया जी उसके ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सरासर अगर रियासत की तरफ से किसी भी शहरी के साथ खौफनाक इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो इसे और फिर क्या कहा जाए। मतलब है कि नौजवान यंग जर्नलिस्ट है, मुझे ऑनेस्टली अभी तक नहीं समझ में आ रही कि उसके ऊपर वैसे इतना गुस्सा किस बात का है। कोई और 1-2 लोगों को होते ना तो मैं कह रही होती कि हाँ भाई अच्छा, चूंकि वो इम्पैक्ट रखते हैं, अच्छा उन्होंने कोई सख्त बात कह दी। मतलब सोहराब बरकत जो है वो, उस बेचारे ने तो इस हद तक कोई बात की भी नहीं हुई है कि जिस पे गुस्सा ही नहीं ख़त्म होने में आ रहा। पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं कि वो लड़का जो है वो जेल में है और पढ़ा लिखा नौजवान है। इतनी यानी आप समझ लें कि वो बाहर इंटरनेशनली जाके काम करता रहा है और आप जो है वो उसको जाके जेल में डाल के बैठे हुए हैं जैसे कि कोई दहशतगर्द है वो, और आप उसको अब छोड़ने पे नहीं आ रहे। अच्छा नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ पे लाहौर से भी जो पकड़े हैं इन्होंने कई दफ़ा जर्नलिस्ट, कोई शाकिर साहब को पकड़ लिया, शाकिर रवान को, या वो जो है सरवर आगा को पकड़ लिया, तो 1-2 महीने के बाद कहीं ना कहीं जाके जान छूट जाती है। मकसद ये नज़र आ रहा होता है कि जी थोड़ा सा आपने सबक सिखाया और उसके बाद फिर आप छोड़ भी देते हैं। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ख़त्म ही नहीं होने में आ रही। अब 4 महीने हो चुके हैं और बेचारे को इवन जेल से जो है निकलना तो दूर की बात है, मतलब उसको बेल लेने के लिए भी जाना पड़ा, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में बेल लेनी पड़ी।
اور اس کے بعد ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوٹ رہی, اگلے مقدمے میں پکڑ لیا ہے. تو یہ ایک انتہائی قابل مذمت اقدام ہے, اور میرے خیال سے یہ پھر ایک اسی طرز کا شاخسانہ ہے جیسے ہم نے دیکھا ایمان مزاری کو ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر قید ہو گئی. تو یہ آمرانہ اور فسطائی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, چھوٹی چھوٹی تنقید کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پابند سلاسل کرتے ہیں, آزادی اظہار رائے ختم کرتے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں سے آپ باقی لوگوں کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات کی, تنقید کی, تو پھر اس کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے اور پھر جلدی جان بھی نہیں چھوٹے گی. تو یہ بہت ہی ایک خوفناک طرز عمل ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ تمام جو صحافی برادری ہے ان کو اس پہ اکٹھے ہو کر آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ اکٹھے ہو کے آواز اٹھانے کا فائدہ ہوتا ہے. وہ ہم نے خرم اقبال کے کیس میں دیکھا ہے, وہ مطیع اللہ جان صاحب کے معاملے پہ بھی میں نے ابھی نوٹس کیا ہے کہ ان سے بھی وہ دہشت گردی والا معاملہ تو اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن جو کم از کم منشیات اسمگلنگ تھی وہ والا الزام ختم ہوا ہے. تو کچھ نہ کچھ اس کا افیکٹ ضرور نظر آتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ضروری اقدام ہے, میرا خیال ہے اس کے اوپر سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.